हे गाइस, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज है हमारा डे 10 पार्ट 2। तो हमारा चल रहा था क्या, सैलरी। तो हम सैलरी के टॉपिक में चल रहे थे और हमारी ये जो है वो है क्या, सैलरी की क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और ये है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो पढ़ लिया था। मतलब कि पहला परक्यूजिट जो है पार्टली टैक्सेबल परक्यूजिट वो पढ़ लिया था। वो जो परक्यूजिट्स का टॉपिक है उसके अंदर तीन टाइप के परक्यूजिट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट, सेकेंड है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स और थर्ड है आपका पार्टली टैक्सेबल परक्यूजिट्स। पार्टली टैक्सेबल परक्यूजिट्स में सबसे पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब आपको फ्री में घर मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से। ये जो है वो ऑलरेडी नोट्स जो है वो आपके फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको हमने चार्ट फॉर्म में डेवलप किया है, तो वो जो है आपको नीचे मिल गया है। ठीक है, चार्ट। और आपको नीचे जो नोट्स मिले हुए हैं पूरे कंप्लीट है। अगर आप ऊपर का स्किप करके जो अपने नोट्स है वो भी पढ़ना चाहो तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आपका मोटर कार फैसिलिटी। अब मोटर कार फैसिलिटी को भी ना हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा इजी करना चाहते हैं और इजी फॉर्म में जो है वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या लिख लेते हैं, मोटर कार फैसिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी के अंदर फॉर ऑफिस पर्पस, फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कि जो मोटर कार फैसिलिटी है क्या हमारे लिए फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए कि पर्सनल पर्पस के लिए। तो इसके लिए तीन पर्पस डिफाइन किए गए। अगर वो फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए तो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए है तो, या फिर आपका बोथ पर्पस के लिए, पार्टली ऑफिस है और पार्टली जो है वो क्या है, पर्सनल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑफिस पर्पस है, तो ऑफिस पर्पस में हमारा आएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई फायदा मिल रहा है क्या, नहीं। तो ये जो है वो क्या रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर को सारी जो क्या है डिटेल्स या रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऑफ द जर्नी अंडरटेकन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर शैल रिकॉर्ड इन फुल डिटेल्स, shall record the full details, shall record full details of journey undertaken। ठीक है, उसके बाद पर्सनल पर्पस के बाद यहाँ पर आपका आएगा दो केस। ठीक है, क्योंकि पर्सनल पर्पस जो है वो क्या है आपका टैक्सेबल पर्पस है, तो यहाँ पे आपके आएंगे दो केसेस। अब पर्सनल पर्पस के अंदर हम पहले लिखेंगे क्या, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा हम लिखेंगे क्या, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में आएगा 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्लस अदर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ दी कार और अदर एक्सपेंसेस कौन से बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मान लो रिपेयर मेंटेनेंस ड्राइवर का खर्चा है, या अदर जो फ्यूल अदर एक्सपेंसेस है, रिपेयर एक्सपेंसेस है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में क्या है, हायर चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस पेड।
ठीक है, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, बोथ पर्पस। बोथ पर्पस का मतलब क्या होता है, तो बोथ पर्पस का मतलब होता है पार्टली ऑफिस, पार्टली पर्सनल। ठीक है, कि पार्ट में ऑफिस है और पार्ट में क्या है, पर्सनल है, और ऑफिस और पर्सनल पर्पस दोनों मिला के। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर क्या है, पहला तो अपन लोगों क्या था, ऑफिस पर्पस है और पर्सनल पर्पस है। उसके बाद तीसरा जो है वो हमारा क्या है, बोथ पर्पस है। इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब बोथ पर्पस के केस में बेटा दो आएंगे, व्हेन द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय और द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय और द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब जब कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय है तो उस केस में फिर प्लस, अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो कौन कर रहा है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं R&M। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज पेड बाय, ठीक है, कि रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो कौन कर रहा है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज पेड बाय, अब इसमें दो केसेस हैं वापस से। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, एम्प्लॉय, और सेकेंड वाले केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पर अपन क्या लिख लेंगे, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो पहली बात तो कार भी एम्प्लॉय की और खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो क्या एम्प्लॉय को कोई फायदा मिल रहा है, नहीं, तो यहां पर आ जाएगा क्या, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर के केस में क्या है, यहां पर अपन लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन पहले लेंगे रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस, कि रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्चा हुआ है वो ले लेंगे। उसके बाद इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या बेटा, एग्जेम्पशन, माइनस एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन जो है वो कितनी रहेगी, तो एग्जेम्पशन रहेगी आपकी 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द सीसी। अगर अप टू 1600 सीसी है, अप टू 1600 सीसी, और यहाँ पर क्या है आपका, मोर देन 1600 सीसी। ठीक है, तो अप टू 1600 सीसी और मोर देन 1600 सीसी जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, टैक्सेबल अमाउंट। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट। तो जो जब रिपेयर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे करता है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो ले लेंगे, फिर उसमें से आप माइनस करोगे क्या, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, तो नेक्स्ट है आपका कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर कार ओन्ड बाय क्या है बेटा, एम्प्लॉयर है, कार जो है वो क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड बाय, कि रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो कौन कर रहा है।
वापस से रिपेयर मेंटेनेंस इज पेड बाय, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस पेड बाय। पहले वाले केस में अपन क्या लेंगे, तो पहले वाले केस में अपन लेने वाले हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब पहले वाले केस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। अब अगर रिपेयरमेंट्स का खर्चा जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है, तो उस केस में आएगा टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यूएशन है। फिक्स्ड वैल्यूएशन जो है वो क्या है, 600 रुपीज पर मंथ और 900 रुपीज पर मंथ अप टू 1600 cc, और यहाँ पर क्या है आपका मोर देन 1600 cc। सेम चीज यहाँ पर अपन होगा कि अगर एम्प्लॉयर होगा तो भी ऐसा ही वैल्यूएशन होगा, बस अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन ले लेंगे 1800 और 2400, तो यहाँ पर आपका आएगा 1800 रुपीज पर मंथ और 2400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये जो है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड वैल्यूएशन है। अब नीचे में आपको एक नोट लिखना है, इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड देन एड 900 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड वाले केस में अगर आपको ड्राइवर भी मिल रहा है तो आपको 900 रुपए इधर वाले वैल्यूएशन में ऐड करना है। मैम इधर वाले में क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप खर्चा ले रहे हो ना एक्चुअल, तो एक्चुअल में तो ये जितना आप सैलरी दे रहे हो उतना आपका हो रहा है यहाँ पर टैक्सेबल। बट ये वाले केस में एक्चुअल टैक्सेशन है क्या, नहीं, यहाँ पे फिक्स टैक्सेशन है, 600 रुपए, 900 रुपए, 1800 रुपए, 2400 रुपए। तो ड्राइवर का भी इसलिए इन लोगों ने 900 रुपए पर मंथ जो है वो टैक्सेबल कर दिया, विच इज वे मोर लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो आपका क्या है, बोथ पर्पस का वैल्यूएशन है। नाउ नोट, नोट जो है वो क्या बात करता है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं आर एंड एम का मतलब। फर्स्ट अपन लिख लेते हैं कि आर एंड एम का मतलब होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड, सेकंड अपन बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार मिल गई, फॉर एग्जांपल दो तीन कार मिल गई है, और एम्प्लॉयर जो है वो तीनों कार जो है वो बोथ पर्पस के लिए, ठीक है, तीनों जो है बोथ पर्पस के लिए। अब बोथ पर्पस में क्या होता है, एम्प्लॉय का फायदा ज्यादा होता है। कैसे, फुल्ली पर्सनल पर्पस में आपको पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन बोथ पर्पस में टैक्सेबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए तीनों को बोथ पर्पस में रखा गया। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सिर्फ एक कार का बोथ पर्पस मिलेगा, बाकी जो दो कार है बची हुई उसका आपको मिलेगा क्या, क्या बोलते हैं, फुल्ली पर्सनल पर्पस आपको ट्रीट करना पड़ेगा। मैम कौन सी कार का बोथ, कौन सी कार का पर्सनल, तो ये एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ा गया। आप जिस कार का चाहो तो एम्प्लॉय क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको लेगा बोथ पर्पस में, जिसकी वैल्यू कम है उसको लेगा किसमें, पर्सनल पर्पस में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा कार प्रोवाइड की गई तो एक कार का वैल्यूएशन होगा बोथ पर्पस के लिए, बची हुई कार का वैल्यूएशन होगा फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, अगर सारी कार जो है वो बोथ पर्पस के लिए प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पस, इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड if more than one car is provided for both use or both purpose, ठीक है, then only one car will be valued, then only one car will be valued for both purpose, for both purpose, other will be treated as personal purpose।
other will be treated as personal purpose। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है आपका मोटर कार फैसिलिटी। वापस से एक बार देख लेते हैं, मोटर कार फैसिलिटी में बेटा 3 पर्पस है। फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस। सेकंड जो है वो आपका है पर्सनल पर्पस। और थर्ड जो है वो आपका क्या है, बोथ पर्पस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे ऑफिस पर्पस की, ऑफिशियल पर्पस की। तो पूरा ऑफिस पर्पस के लिए एम्प्लॉय को कोई फायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, इसलिए एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या है कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस में क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस पेड, दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे। लेकिन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब बोथ पर्पस के लिए पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। ठीक है, तो इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय और कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर कार जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉय है और रिपेयर मेंटेनेंस भी अगर एम्प्लॉय ही पे कर रहा है, तो क्या एम्प्लॉय को कोई फायदा हो रहा है, नहीं, इसलिए अपन क्या लेंगे, नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर कार एम्प्लॉय की है और रिपेयर मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर भर रहा है, तो उस केस में एम्प्लॉय को किस चीज का फायदा है, रिपेयर और मेंटेनेंस का जो खर्चा मिल रहा है उसका फायदा है। ठीक है, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है वो माइनस एग्जेम्पशन 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ, अप टू 1600 सीसी और मोर देन 1600 सीसी। तो अगर आपका इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी और 1.6 लीटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो 1600 सीसी और 1.6 लीटर, तो फिर आप 1800 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन माइनस करोगे। अगर कार की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है तो आप 2400 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन जो है वो माइनस कर दोगे। फिर जो आएगा वो क्या आएगा, टैक्सेबल अमाउंट। अब जब कार जो है बेटा वो क्या है, एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर की है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज पेड बाय, रिपेयर मेंटेनेंस इज पेड बाय व्हाट, एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 600 रुपए पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ। और अगर रिपेयर मेंटेनेंस पेड बाय होम, एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल अमाउंट 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है। यहाँ पर आपको वैल्यूएशन इसी का लेना है। यहाँ पर एक्चुअल खर्चा माइनस एग्जेम्पशन जो बचा हुआ है वो टैक्सेबल है, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट आ रहा है वही टैक्सेबल है। अगर आपको इस केस में ड्राइवर भी साथ में मिला है तो आपको 900 रुपए पर मंथ रुपीज जो है वो वैल्यूएशन में ऐड करना है। ठीक है, R&M का मतलब क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और दूसरा क्या है, सेकंड, इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ यूज, कि अगर एक से ज्यादा कार जो है वो बोथ यूज के लिए प्रोवाइड की गई है, then only one car will be valued for both purpose and other will be treated as for personal purpose. I hope I am clear. Yes. So this is what our perquisite, that is motor car facility. सेम चीजें जो यहाँ पर लिखी गई है आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मेडिकल फैसिलिटी। तो यहाँ पे अपन ऐड कर लेते हैं क्या, मेडिकल फैसिलिटी। आप जो लोग जो है जो वो चार्ट बनाएंगे तो छोटा छोटा लिखिएगा तो आपका जो पूरा नोट्स है वो आ जाएगा। अब मेडिकल फैसिलिटी जो है बेटा वो किसको मिल रही है, तो वो असेसी को मिल रही है और उसकी फैमिली मेंबर्स को मिल रही है। तो मेडिकल फैसिलिटी टू असेसी, ASSESSEE प्लस फैमिली। अगर फैमिली को भी मिल रही है और क्या बोलते हैं, एग्जामेशन फैमिली के लिए भी है और एसएससी के लिए भी है, दोनों के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है आपका, ट्रीटमेंट इन इंडिया और ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या आपका ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है। तो जो फर्स्ट केस है वो क्या है, ट्रीटमेंट इन इंडिया। अच्छा, जो फर्स्ट केस है वो क्या है, ट्रीटमेंट इन इंडिया।
यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है। सेकंड अगर बात करेंगे एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल, कि एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है। और थर्ड वाला केस क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल जो है वो, यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर अदर्स वाला केस है तो उस केस में क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में यहाँ पर भी 3 केस बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब अगर आप इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराने जाओ तो मेजरली आपके 3 खर्चे काउंट होंगे। पहला, जब आप जाओगे तो फ्लाइट का खर्चा, फिर वहां जाओगे तो आपके ट्रीटमेंट का खर्चा और फिर आपके स्टे का खर्चा। ठीक है, तो पहले आपका फ्लाइट का मतलब ट्रैवल का खर्चा, फिर ट्रीटमेंट का, स्टे। तो ट्रैवल, ट्रीटमेंट और स्टे को अपन बोलते हैं TTS। ठीक है, ट्रैवल, ट्रीटमेंट, स्टे को बोलते हैं TTS। अब जब आपका टीटीएस का खर्चा लग रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रैवल का बेनिफिट मिल रहा है तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। यहाँ पर अपन लिखेंगे बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और फिर अपन लिखेंगे क्या, बेनिफिट ऑफ स्टे। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे। अब ट्रैवल के केस में अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपकी जो जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम, अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट, अभी तक लिमिट जो वो प्रिस्क्राइब नहीं गई है, प्रिस्क्राइब लिमिट के अगर बोलते हैं अंदर है, मतलब प्रिस्क्राइब लिमिट तक है तो उसको अपन एग्जाम्प्ट करेंगे, और प्रिस्क्राइब लिमिट के बाहर है तो उसको अपन टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट if GTI is up to prescribed limit, if GTI is up to prescribed लिमिट। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे। तो यहां पर अपन लिखेंगे एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय RBI, एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय RBI, कि RBI की लिमिट जितना एग्जाम्प्ट है उससे ऊपर जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। तो ये आपका हो गया ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो पहला आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट इन इंडिया, अब आप पढ़ रहे हैं क्या, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अब नीचे अपन लिखेंगे क्या, नोट। नोट के केस में सबसे पहला नोट जो है वो आएगा जीटीआई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलते हैं ना कि जीटीआई प्रिस्क्राइब लिमिट में लेना है, तो जीटीआई का मतलब क्या है, तो जीटीआई का मतलब है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ, टैक्सेबल पोर्शन किसका, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टे, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टे, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टे का टैक्सेबल पोर्शन प्लस अदर इनकम गिवन इन क्वेश्चन, अदर इनकम
गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, टैक्सेबल पोर्शन ट्रीटमेंट और स्टे का प्लस अदर इनकम जो क्वेश्चन में दी हुई है वो अपन ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसका है, तो वो आपको रिलेट करेगा कि आपकी जो एग्जाम्पशन है, अगर फॉर एग्जांपल आप पूरा मोहल्ला का मोहल्ला लेके चल जाते हो ट्रीटमेंट करवाने के लिए फॉरेन में, तो एग्जाम्पशन पूरी की नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एक पेशेंट और एक अटेंडेंट की एग्जाम्पशन मिलेगी, बाकी लोग की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो आपको दिखाना है एग्जाम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रेवल is only for one patient and one attendant, one patient and one attendant, बस कि आपको एक पेशेंट, वन पेशेंट और वन अटेंडेंट ही एग्जाम्पशन मिलेगी, किसके केस में, ट्रैवल और स्टे के केस में। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपका एम्प्लॉयर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है बेटा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली exempt for employee प्लस फैमिली। एम्प्लॉय और फैमिली दोनों के लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है फैमिली को लेके, कि फैमिली की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो फैमिली की डेफिनेशन में पहले आपका है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज। ठीक है, कि स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आपकी फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। और सेकंड, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर if dependent on him fully taxable, if dependent on him, dependent on him, if dependent on him, अगर पेरेंट्स और सिस्टर ब्रदर अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो फैमिली के डेफिनेशन में, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर वो जो क्या है वो है फुल्ली टैक्सेबल है, assuming it is done in private hospital, assuming it is done in private hospital। और तभी आप क्या करो, रिम्बर्स कर रहे हो, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ आपने पे कर दिया होगा, अभी आप क्या करो, बिल जो है वो रिम्बर्स करवा रहे हो। ठीक है, और दिस इज व्हाट योर मेडिकल फैसिलिटी इज। अब मेडिकल फैसिलिटी को एक बार अपन वापस से बोल देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है टू असेसिन इट्स फैमिली मेंबर्स। अगर ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है, ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है देन उस केस में क्या, ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ओन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उस केस में वो क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्ट। और अदर के केस में फुल्ली टैक्सेबल, मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। फिर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, कि अगर ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के बाहर हो रहा है, तो बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे, तीन केसेस है, तो इसको अपन लोगों ने बनाया है TTS, TTS ट्रैवल ट्रीटमेंट और स्टे।
तो ट्रैवल में बोलता है कि अगर आपका जीटीए प्रिस्क्राइब लिमिट तक है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, और ट्रीटमेंट और स्टे में बोलता है कि आरबीआई लिमिट तक एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर क्या है, टैक्सेबल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो आ जाते हैं नोट में। नोट क्या बोलते हैं आपका, नोट बोलता है कि जीटीआई का मतलब टैक्सेबल पोर्शन ऑफ टीएस, ट्रीटमेंट एंड स्टे, प्लस आपका अदर इनकम जो भी क्वेश्चन में गिवन है। एग्जेम्पशन फॉर ट्रैवल एंड स्टे जो वो एक पर्सन के लिए मिलेगी और एक अटेंडेंट के लिए मिलेगी, बाकी लोगों के लिए नहीं मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉई के लिए फैमिली की डेफिनेशन क्या है, तो फर्स्ट स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा फैमिली है, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो उस केस में फैमिली है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, आपका फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये जो होगा आपका क्या, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो मेडिकल एक्सपेंसेस का जो वो है वो खत्म हो गया, मतलब रिक्विजिट जो वो खत्म हो गया। मेडिकल फैसिलिटी, तो मोटर कार फैसिलिटी अपनी हो चुकी है, मेडिकल फैसिलिटी अपनी हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में, तो वो जो है वो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है चार्ट की। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जहाँ पर चार्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो रिफर चार्ट। जैसे यहाँ पर अपन लिख लेंगे रिफर चार्ट, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं रिफर चार्ट। ये हो गया, ये हो गया, और फर्स्ट वाले आरएफएम में भी लिख लेते हैं रिफर चार्ट। अब इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है बेटा और उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो जो आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लोन तो वापस करना ही है आपको, बट आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, मतलब वो आपका बेनिफिट हो गया। तो वो बेनिफिट जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने का, वो जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है तो कंसेशनल लोन, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट रेट 12% है और आपको मिल रहा है 5% में, तो 7% का फायदा तो आपको हो ही रहा है। ठीक है, तो वो भी आपके हाथ में क्या है, बेनिफिट है। तो मैम मैं मार्केट रेट में कंपेयर किससे करूंगी, आप कंपेयर करोगे बेटा एसबीआई के रेट से। एसबीआई का जो रेट है, ठीक है, वहां से आपको कंपेयर करना है, और जितना जो आपका डिफरेंस रहेगा उतना इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो एज अ परक्यूजिट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू एसबीआई का रेट माइनस एक्चुअल रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल प्रीवियस ईयर। आपको जो रेट लेना है वो फर्स्ट डे का लेना है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, तो एक्चुअल रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू व्हाट योर लोन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, एग्जेम्पशन। तो नो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इफ एग्रीगेट लोन इज अप टू ₹20,000 इन अ प्रीवियस ईयर करना है इसको, कि पूरे साल भर में अगर आपका लोन जो है वो 20,000 तक है तो उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्पशन, लोन टेकन फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेज इज फुल्ली एग्जाम रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। स्पेसिफाइड डिसीज कहाँ पे, सेक्शन 80 डी बी, कि 80 डी बी में जो डिसीज स्पेसिफाइड है अगर आप उसके लिए लोन लेते हो तो वो क्या है, फुल्ली एग्जाम है। आई होप इट इज क्लियर। यस, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, गिफ्ट, और दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, परक्यूजन। ठीक है, तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, तो गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो गिफ्ट दे रहा है, तो आपको मिल रहा है कैश गिफ्ट है कि गिफ्ट इन काइंड है। अगर कैश गिफ्ट मिल रहा है तो एनी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको गिफ्ट इन काइंड मिल रहा है इंक्लूडिंग वाउचर्स, क्योंकि वाउचर्स के बदले आप कैश नहीं ले सकते, आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने वाउचर को कहाँ रखा है, इंक्लूडिंग मतलब कि काइंड में रखा हुआ है। तो अप टू 5,000 एफएमवी इट इज फुल्ली एग्जाम, अबव 5,000 फुल्ली टैक्सेबल द एंटायर अमाउंट, मतलब कि 5,000 तक फुल्ली एग्जाम, और 5,000 से ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर 5100 भी है तो 5100 आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखनी, फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 है या 5,000 से ज्यादा है, तो कैश गिफ्ट और गिफ्ट इन काइंड उस हिसाब से आपको टैक्सेबल करना है। तो ये आपका हो गया गिफ्ट परक्यूजिट। ठीक है,
तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा एक तो कंसेशनल रेट ऑफ लोन और दूसरा आपका गिफ्ट परक्विजिट। सिक्स्थ जो आपका पॉइंट है वो है क्या, ईसॉप, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। ठीक है, तो अगर आपका इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप अगर आपको मिल रहा है कहाँ से, कंपनी से, तो अब ऐसी बात है जो मार्केट रेट का डिफरेंस होगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कि जो मार्केट रेट और आपको जिस रेट डिस्काउंटेड रेट में मिला होगा, वो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेने वाले हैं टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस। एफएमवी डेट इज टेकन ऑन द डेट ऑन विच एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है, जिस दिन पे वो एक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, सॉरी ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, जिस दिन वो शेयर के परचेज कर रहा है उस दिन का आपको फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लेना है। ठीक है, तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का ही कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। कि शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पर अपन लिखेंगे रिफर चार्ट। हम लोग इसके लिए बहुत सुंदर सा चार्ट बनाएंगे जिससे हम लोग को ये बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ईसॉप है। ईसॉप अगर जब वो डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है तो जितना हम लोग को फायदा मिल रहा है वो आप हमारे हाथ में एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, ईसॉप का वैल्यूएशन, मतलब कि बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का वो। तो यहाँ पर आपका आएगा एफएमवी ऑफ ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स में हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास तीन टाइप ऑफ शेयर्स है, एक है हमारा लिस्टेड इक्विटी शेयर, दूसरा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और तीसरा हमारा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो हम लोग को इक्विटी शेयर को छोड़ के अगर कुछ मिला है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, इक्विटी शेयर्स के बारे में। सबसे पहला है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और दूसरा है आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और तीसरा आपका स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर। ठीक है, कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर्स। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर तो लिस्टेड कहाँ पर है, मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज और एक ही स्टॉक एक्सचेंज में। कि यहाँ पर अपन देखेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द शेयर्स आर लिस्टेड, मतलब जिस दिन में हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन शेयर्स कितनी जगह पे लिस्टेड है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन shares are listed on shares are listed on ठीक है, वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड।
वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, टेक वैल्यू, टेक वैल्यू of recognized stock exchange which has higher volume of trading, which has higher volume of trading। तो अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है तो उसकी वैल्यू ले लोगे, लेकिन मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसकी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग है, आप वो वाली वैल्यू जो है वो लेने वाले हो। ठीक है, अब एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है तो उस दिन पे आपका शेयर जो है वो ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे शेयर इज ट्रेडेड ऑन, शेयर इज ट्रेडेड ऑन एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं आगे जाके। तो ये फर्स्ट लेंगे, शेयर इज ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज, शेयर इज ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड अपन लेंगे नॉट ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज, नॉट ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज। शेयर इज ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज, शेयर इज नॉट ट्रेडेड ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज। अगर ट्रेड हुआ है तो उस केस में अपन वैल्यू लेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड है आपका है क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट ट्रेडेड डे, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडेड डे। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अगर अगर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में डेल्ट है तो उस दिन पे ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में डेल्ट है तो भी आपको यही देखना है कि ट्रेडिंग उस दिन हुई है कि नहीं हुई है। अगर ट्रेडिंग उस दिन हुई है तो आप वैल्यू लोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज लोगे, और अगर ट्रेडिंग नहीं हुई है तो उस केस में आप क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट ट्रेडेड डे ले लोगे। ठीक है, अब ये तो आपका फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया, दैट इज ए, कि ए में आपका हैगा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, बी, दैट इज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और थर्ड वाला है आपका क्या, सी, दैट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो बी क्या है आपका, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर अपन ले लेंगे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अब अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में अभी अपन वैल्यू क्या लेंगे, तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में लेंगे वैल्यू एज पर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विथ सेबी, रजिस्टर्ड विथ सेबी। ठीक है, ये रजिस्टर्ड विथ सेबी। उसके बाद सी वाला आपका लास्ट वाला पॉइंट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, तो यहाँ पर भी अपन मर्चेंट बैंकर की ही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर अपन लेंगे मर्चेंट बैंकर वैल्यू एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, मर्चेंट बैंकर वैल्यू एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। जो स्पेसिफाइड डेट है
उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पेसिफाइड डेट जो है वो कौन सी होगी। तो स्पेसिफाइड डेट का मतलब है डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सरसाइज, कि स्पेसिफाइड डेट का मतलब है डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। और सेकंड अपन लेंगे क्या, एनी डेट बिफोर एक्सरसाइज, एनी डेट बिफोर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन but not before 180 days, but not before 180 days on the date of exercise option from exercise date, exercise date। ठीक है, कि एक्सरसाइज डेट से अपने को 180 दिन से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन लास्ट की बात करते हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है मतलब वो मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपने को ओपनिंग क्लोजिंग जैसी कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिल सकती है। अब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जैसी कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट, तो वो वाली जो सेबी ने इशू की वो वाली, ठीक है, नहीं सॉरी जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, तो इनकी ये जो बंदे हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो आपको लानी है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर्स, तो अगर कोई और सिक्योरिटी जो कि इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं या कोई और सिक्योरिटी हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम लोग को मर्चेंट बैंकर की वैल्यू लेनी एज ऑन दी स्पेसिफाइड डेट। तो स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, जिस दिन पे ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ या उससे 180 दिन पहले की रिपोर्ट चलेगी, मतलब 6 महीना पुरानी रिपोर्ट जो है वो शेयर वैल्यूएशन की चल सकती है। 6 महीना पुराना प्राइस जो आप वैल्यूएशन के ले सकते हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुराना प्राइस जो है वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन लोगों ने क्या सीखा है, बेसिकली अपन लोगों ने सीखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो चार्ट है उसी को हम लोगों ने अपने चार्ट फॉर्म में जो है वो डेवलप कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी, और दूसरा आपका यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। नाउ नाउ वी हैव व्हाट, एजुकेशन फैसिलिटी। तो एजुकेशन फैसिलिटी में क्या करना है, एजुकेशन फैसिलिटी में आपको देखना है, अब एजुकेशन फैसिलिटी में अगर आपको एजुकेशन की फैसिलिटी किसके लिए मिल रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दे रहा है, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए दे रहा है, कि एम्प्लॉय के रिलेटिव उसकी वाइफ के लिए दे रहा है। अगर एम्प्लॉय को ही एजुकेट करना चाह रहा है तो बेटा वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, क्योंकि उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉयर को मिलने वाला है। अगर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए कर रहा है तो उस केस में आपको देखना है, आपको पार्शियल एग्जाम्पशन मिल सकती है। पार्शियल एग्जाम्पशन कब मिलेगी, जब स्कूल जो है वो किसका है बेटा, एम्प्लॉयर का है। अगर स्कूल जो है वो एम्प्लॉयर का ही है, और अगर उसकी जो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो 1000 पर मंथ तक की फीस का मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर का टैक्सेबल है। तो एग्जाम्प्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। बट ये 1000 आएगा कहाँ से, तो वो आएगा फीस ऑफ द मार्केट माइनस एक्चुअल पेड। ठीक है, तो जो आपका डिफरेंस अमाउंट है ना, जो आपके हाथ में बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, वो जो डिफरेंस है अगर 1 to 1000 है तो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है, और अगर डिफरेंस 1000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्प्लॉइज रिलेटिव के केस में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। सबका जिम्मा एम्प्लॉयर ने थोड़ी ना उठाया, ठीक है, तो एम्प्लॉय के रिलेटिव होंगे तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, कि आप यूज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसको, मूवेबल एसेट को। अगर यूज कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। और अगर कंपनी आपको सेल कर देती है कोई चीज कम प्राइस में, तो वो भी क्या है, आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो इसलिए अपन पढ़ेंगे क्या, अपन पढ़ेंगे यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, यूज एंड ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, अब यूज और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट,
तो इसमें यूज का पार्ट अलग है और ट्रांसफर का पार्ट जो है वो अलग है। तो यहाँ पर अपन बनाएंगे 2 पार्ट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अब यूज ऑफ मूवेबल एसेट में आपको देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ एसेट है। अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप मिल रहा है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप मिल रहा है ऑफिस की तरफ से, ठीक है, तो ये क्या है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एसेट के केस में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। और दूसरा है आपका हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट सबसे पहले अपन क्या लेंगे यूज, और दूसरे से अपन ट्रांसफर। तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट में अपन लोगों ने लिया कंप्यूटर लैपटॉप और अदर एसेट। कंप्यूटर लैपटॉप फुली एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो ऐसे भी एम्प्लॉयर के ही काम आएगा। अदर एसेट के केस में आपको देखना है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की हायर्ड बाय। ओन्ड बाय तो 10% ऑफ कॉस्ट और हायर्ड है तो हायर चार्जेस पे। ठीक है, बट अगर है आपका क्या ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट में क्या आपको कोई एसेट सस्ते में मिले, तो जितना आपको सस्ते में मिला है, जितना आपको सस्ते में मिला है उतना जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो टीए मतलब क्या होता है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू WDV माइनस कंसिडरेशन। ठीक है, WDV माइनस कंसिडरेशन। अब WDV निकालने के लिए बेटा बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो WDV निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन का रेट जो है, डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट कंप्यूटर के केस में क्या होगा 50% WDV। ठीक है, अब दूसरा क्या है कार, कार के केस में क्या होगा 20% WDV। और अदर एसेट के केस में आपको देखना है तो अदर एसेट में आपका है 10% ऑफ SLM। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, तो ये जो है वो आपका है। तो यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट टॉपिक है जिसमें अपन लोगों ने यूज में आपको लेना है हमेशा कंप्यूटर लैपटॉप फुल्ली एग्जाम। अब अदर एसेट, अदर एसेट केस में आपको देखना है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो आपको लेना है 10% ऑफ कॉस्ट, और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो आपको लेना है हायर चार्जेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के केस में आपको देखना है टीए टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस कंसिडरेशन। अब
WDV के केस में क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट बेटा आपको लेना पड़ेगा WDV निकालने के लिए। तो आपको लेना है 50% WDV कंप्यूटर के केस में, कार के केस में 20% ऑफ द WDV और अदर एसेट के केस में 10% SLM। अब ये जो लाइन लिखी हुई है कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, तो कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कंप्यूटर यूज किया है 4 साल 2 महीने, तो आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 साल का निकालना है। 4 साल 8 महीने 10 महीने 11 महीने, तो आपको फिर भी 4 साल का ही डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उसको 5 में राउंड ऑफ नहीं करना है, या जितने मैंने यूज किए उतने का डेप्रिसिएशन नहीं, आपको जितना कंप्लीट हो चुका टाइम उतने का लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट बीच में खरीदी, तो भी आपको इस साल अगर आपने 15 जून को खरीदी है, तो अगले साल जो है 14 जून को उसका 1 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस डेट में आपने खरीदी उससे लेके नेक्स्ट डेट तक, आपको सेल की डेट तक देखना है कितने साल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है ये यूज, तो हो गया यूज ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। नाउ लंच फैसिलिटी, तो लंच फैसिलिटी में कितना एग्जाम्पशन है बेटा, 50 रुपीज पर मील एंड बैलेंस इज फुल्ली टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल आपका 80 रुपीज है, तो आपको बैलेंस 30 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। इफ लंच इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, अगर लंच जो है वो ऑफिस प्रीमाइसेस में दिया गया या तो और थ्रू पेड वाउचर्स दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन अगर आपको टी कॉफी ब्रेकफास्ट मिल रहा है कहाँ पर, ऑफिस आवर्स में, या फिर लंच मिल रहा है कहाँ पर, रिमोट एरिया में, तो वो क्या है बेटा, फुल्ली एग्जाम। ठीक है, तो टी कॉफी ब्रेकफास्ट वगैरह आपको ऑफिस प्रीमाइसेस में ऑफिस आवर्स में मिल रहा है, और लंच अगर रिमोट एरिया में मिल रहा है तो वो क्या है, फुल्ली एग्जाम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर लंच फैसिलिटी इज। नाउ नाउ वी हैव आवर मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक, दैट इज लीव ट्रेवल कंसेशन। ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो क्या बात करता है कि सबसे पहली बात बोलता है कि ट्रेवल जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को घूमने के लिए भेज रहा है, बिजनेस ट्रिप नहीं है ये एम्प्लॉय का पर्सनल ट्रिप है, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ट्रैवल एक्सपेंस इंक्लूड होता है, टैक्सी वैक्सी फूड वूड स्टे विद कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल जो है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पशन कितनी मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट, जितना एक्चुअली में ट्रैवल कॉस्ट है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, फॉलोइंग लिमिट्स के सब्जेक्ट में ओनली ट्रैवल फेयर इज अलाउड। क्या अलाउड है, ट्रैवल का जो फेयर है बेटा बस वो अलाउड है। नो होटल फूड टैक्सी एक्सपेंसेस आर अलाउड। ठीक है, तो सिर्फ ट्रैवल का खर्चा है वो अलाउड है। तो अब ट्रैवल जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एग्जाम्पशन जो है वो कितनी मिलेगी, तो अगर बेटा वो एयर का दे रहा है तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, इकोनॉमी क्लास, मैक्सिमम इकोनॉमी क्लास तक की एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब अदर मोड्स की अगर अपन बात करें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो एयर से नहीं जा रहा है, वो अदर मोड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर अगर वहां पर रेल रूट अवेलेबल है, पर जहां भी वो जा रहा है वो अदर मोड से जा रहा है, लेकिन वहां पर ट्रेन का रास्ता अवेलेबल है, तो हम लोग की एग्जाम्पशन जो है मैक्सिमम मिलेगी, वो मिलेगी एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर। ठीक है, एसी मिलेगा फर्स्ट क्लास रेल फेयर। उसके बाद अगर रेल रूट नॉट अवेलेबल, अगर रेल का जो रूट है वो अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में एग्जाम्पशन मिलेगी फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास बस फेयर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर रेल रूट नॉट अवेलेबल, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ना रेल रूट भी नहीं है और क्या बोलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो उस केस में आपको जो सिमिलर उतना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मान लो डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर का, तो 600 किलोमीटर जहां पर रेल रूट होगा तो उसका कितना फेयर होता है, उतना जो है वो आप एग्जाम्पशन के लिए ले लोगे। तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस के लिए जो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर होता है वो अपन ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को एयर से मिला है तो मैं एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ, इकोनॉमी क्लास का एग्जाम्पशन ले सकते हो। अगर मैं एयर से नहीं, मैं अदर मोड से जा रही हूँ, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या वहां पर रेल रूट अवेलेबल है, तो मेरे को एग्जाम्पशन मिलेगी जो कि फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर की। सेकंड है आपका रेल रूट अवेलेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल है, तो उस केस में फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास बस फेयर जो है उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और अगर ना रेल रूट भी नहीं है और ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो फिर सिमिलर डिस्टेंस के लिए जो मेरा रेल का एसी फर्स्ट क्लास का फेयर है उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या है बेटा, कंडीशंस है एग्जाम्पशन की। तो पहला क्या है आपका, जितना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन
लिमिटेड टू अमाउंट एक्चुअली स्पेंट ऑन ट्रेवल, ठीक है, जितना जो है वो ट्रेवल में स्पेंड हुआ है उतना, सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स अंडर रूल 2B, जितना रूल 2 में प्रिस्क्राइब्ड है ऊपर, ठीक है। अब ब्लॉक पीरियड, आपको जो एग्जामेशन मिलती है वो आपको 4 कैलेंडर ईयर में से 2 ही जर्नी मिलेगी, मतलब 4 साल में आपको 2 जर्नी में लीव ट्रेवल का एग्जामेशन मिल सकता है, 4 साल में 2 जर्नी का मिलेगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल में 2 जर्नी का एग्जामेशन नहीं लिया तो सिर्फ आपका एक जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एग्जामेशन टू दी नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, और ये भी एक बार हो सकता है। वन अनअवेल्ड जर्नी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्या, चाइल्ड रेस्ट्रिक्शन। तो आपका जो एग्जामेशन है वो 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चाइल्ड को नहीं मिलेगा बॉर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। अगर 1998 के बाद आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपको क्या बोलते हैं 2 बच्चे से ज्यादा का नहीं मिलेगा, 1998 से पहले पैदा हो रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। बट एक एग्जामेशन और है जिसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, कि अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड के बाद मल्टीपल बर्थ हो जाए सेकेंड चाइल्ड में तो उस केस में आपको जितने चाइल्ड है उसकी एग्जामेशन मिल जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट बर्थ में आपको एक बच्चा हुआ, सेकेंड बर्थ में आपको हो गए 2 बच्चे, तो टोटल आपके 3 बच्चे हो गए, लेकिन सेकेंड टाइम जब आपका इंटेंशन तो एक ही बच्चे पैदा करने का था ना, अब हो 2 गए तो आपको एग्जामेशन तीनों की मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट बर्थ में ही आपके 2 बच्चे हैं तो आपके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उसके बाद आप वापस नेक्स्ट बच्चा कर रहे हो तो आपको पता है आप 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हो, तो उसके इसमें एग्जामेशन जो है वो सिर्फ 2 बच्चे की ही मिलेगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है अगर आपका सेकेंड बर्थ मल्टीपल बर्थ हो जाता है सेकेंड टाइम पे तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं जितने बच्चे आपके मल्टीपल बर्थ में हो उसकी एग्जामेशन मिल जाती है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो आई होप हियर वी हैव कंप्लीटेड आर व्हाट परक्यूजिट्स का वैल्यूएशन। यस, here we have completed our perquisite का valuation and I hope you guys are liking the lecture। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो अभी तक जो है वो अपन क्या पढ़ रहे थे, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है बेसिकली, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सैलरी हेड के अंदर उसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा क्या, जो सैलरी बेसिक सैलरी कंप्यूटेशंस, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा क्या, अलाउंसेस। अलाउंसेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि आपका क्या है, पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्सेबल, एक है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट और एक है आपका क्या, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े क्या, परक्यूजिट्स, ठीक है, परक्यूजिट्स पढ़ा। और परक्यूजिट के अंदर भी हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी सेम, एक क्या है आपकी पार्टली टैक्सेबल है, एक है आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट है और एक है आपकी फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है और पार्टली टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले, तो अब हम सैलरी का एक पार्ट और पढ़ने वाले, एक ब्रांच और पढ़ने वाले हैं जो कि बात करती है किसके बारे में, रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में। कि रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो अगर आपको सैलरी के साथ मिल रहा है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और अगर आपको एट द एंड लमसम मिल रहा है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है यूजुअली किनके हाथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप सोच सकते हो लाइक अ सरकारी दामाद, क्या दामाद से आप टैक्स ले सकते हो, नहीं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हाथ में रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है, वो भी कब बेटा, जब लमसम पेमेंट हो रहा हो, कब, रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर आपको सैलरी मिल रही है उस टाइम पे मिल रहा है तो वो क्या है, टैक्सेबल है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जनरली लमसम रिटायरमेंट पेमेंट रिसीव्स एग्जेम्पशन, किसके लिए है ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो क्या है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी भी लिखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, बट हम इसको पढ़ेंगे किसके साथ, चार्ट के साथ। तो हम लोग यहाँ पर अपना ले लेते हैं क्या, चार्ट रिविजन।
सबसे पहला क्या है आपका ग्रेच्युटी, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है। अब रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, कि अगर आपको जॉब के टाइम पे मिल रहा है तो वो क्या है बेटा आपका फुल्ली टैक्सेबल। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑन इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, ऑन इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और डेथ, ठीक है, कि अगर आपको रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे जो है वो मिल रही है ग्रेच्युटी, तो उस केस में अब अब आपको देखना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। पहला है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है वो क्या होता है आपको पता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, आपको एग्जेम्पशन चेक करनी पड़ती है। कैसे चेक करोगे, तो आपको देखना है कि क्या वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है या ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर है आपका कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। अब कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट होगा तो एग्जाम्पशन अलग होगी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट होगा तो एग्जाम्पशन अलग होगी। अभी तक अपन देख लेते हैं अपन लोगों ने क्या किया है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। अगर आपने पहले देखा रिसीव ड्यूरिंग सर्विस तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। बट ऑन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और डेथ, तो उस केस में आपको देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको आगे देखना है कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्प्ट अमाउंट 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ completed year of service, number of completed year of service। यहाँ पर लिखना आपको राउंड ऑफ अलाउड, राउंड ऑफ अलाउड। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सैलरी पर मंथ। तो सैलरी पर मंथ की डेफिनेशन हम आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में लिखा है राउंड ऑफ अलाउड। तो राउंड ऑफ अलाउड मतलब 6 महीने से ऊपर अलाउड, जैसे 4 साल 6 महीने तो आप 5 साल नहीं लोगे, लेकिन 4 साल 7 महीने मतलब 6 महीने से अगर ऊपर होगा
जो फिर आप मंथ्स को राउंड ऑफ करोगे किसमें, ईयर में। ठीक है, तो इसने यहाँ पर लिखा है राउंड ऑफ अलाउड। तो ये दोनों चीजें की डिटेल जो है वो हम नीचे किस में डालेंगे, नोट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम क्या लेंगे, तो सेकंड हम लेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर अपन लेंगे सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20 लाख। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड क्या है आपका, 20 लाख। सॉरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आपको लेना है, यहाँ पे फिर आपका थर्ड वाला आएगा मैक्सिमम 20 लाख। थर्ड पॉइंट जो है वो अपन लेंगे मैक्सिमम 20 लाख। ठीक है, अब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, विच एवर इज लोअर। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, कि इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो जो है वो क्या बोलते हैं, इसमें एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट में एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट, तो फर्स्ट में अपन लेंगे क्या, तो 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो यहाँ पे अपन लेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां पर अपन क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ नॉट अलाउड, राउंड ऑफ नॉट अलाउड, और यहाँ पर अपन स्टार मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लोगों ने 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, राउंड ऑफ नॉट अलाउड मतलब आपको कितना भी मंथ से राउंड ऑफ नहीं करना है, वहां पर भी 6 महीने से ऊपर करना है। अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ की डेफिनेशन भी आपको नीचे जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, बाकी सेकंड जो अमाउंट है बेटा वो सेम है बिल्कुल, दैट इज योर एक्चुअल अमाउंट रिसीव लेना है आपको सेकंड में भी। और थर्ड वाला जो है वो आपको लेना है मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगे क्या, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में मतलब जानेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स और इधर वाला क्या है, सैलरी पर। तो अब आ जाते हैं अपन किसमें, नोट में। विच एवर इज लोअर के लिए यहाँ पर भी आप लोग ये बना दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, विच एवर इज लोअर। अब नेक्स्ट है अपना नोट। नोट जो है उसमें सबसे पहला सैलरी पर मंथ इज इक्वल्स टू लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ, लेटेस्ट डीए इन टर्म्स, डीए टर्म्स नहीं बोथ, इसको अपन रेड में भी कर सकते हैं क्योंकि अपने को ध्यान रखना है कि अपने को बोथ लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी पर मंथ आपका इधर आ चुका है। अब यहाँ पर अपन लेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज AVERAGE, आती है स्पेलिंग, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है,
अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको रिटायरमेंट का मंथ जो है वो इंक्लूड नहीं करना है, तो आप यहाँ लिखोगे डोंट इंक्लूड द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट का मंथ जो है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी, एवरेज मतलब बेसिक सैलरी, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज डीए इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, और यहाँ पर लेना है आपको एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब यहाँ पर अपन लोगों ने लिया है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, तो बेटा यहाँ पर भी अपने को लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स, लेकिन एवरेज लेने हैं, मतलब एक ही महीने की सैलरी लेनी है। तो जब ये 10 महीने में, पिछले 10 महीने में अगर सैलरी चेंज हुई होगी तो उस केस में अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर पिछले 10 महीने में सैलरी चेंज है, सैलरी में कोई चेंज नहीं है, तो एवरेज सैलरी तो उतनी रहने वाली, डिवाइडेड बाय 10 × 10। एवरेज सैलरी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। और कोई कोई क्वेश्चन में जो है वो एवरेज सैलरी दी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, ठीक है। ये जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट अपन सेकेंड नोट आएगा अपना, नोट नंबर 2। यहाँ पर अपन लेंगे राउंड ऑफ अलाउड, जो हम लोगों ने बनाया है, राउंड ऑफ अलाउड इफ फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स आर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है 40 years 6 months, इसको आपको 40 years ही लेना है, और 41 year 7 months, तो इसको आपको 42 years लेना है। उसके बाद सेकंड अपन बात करेंगे राउंड ऑफ नॉट अलाउड, राउंड ऑफ नॉट अलाउड, डोंट fraction of month shall be in it, fraction of month shall be ignored, like 35 example, 35 years and 11 months is equals to 35 years only, ठीक है। और इन केस ऑफ सीजनल स्टैब्लिशमेंट, टेक 15, टेक 7 days
इंस्टेड ऑफ 15 डेज, कि जहां पर आपको 15/26 करना है तो आपको क्या करोगे, आप 7/26 जो है वो करोगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका राउंड ऑफ का वो है। तो यहाँ पर अपना ऊपर में यहाँ पर हैशटैग है ना ये, और ये राउंड ऑफ वाले में स्टार है तो अपन इसको करेंगे स्टार ना, इसको स्टार मार्क कर दो। ना, एक बार ग्रेचुटी रिवाइज कर लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ग्रेचुटी के केस में अगर रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस तो क्या होगा बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर अगर आपको रिटायरमेंट में मिली है, रेजिग्नेशन में मिली है, तो उस केस में आपको देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में एग्जामेशन मिलेगा 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ अलाउड। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, तो इसमें 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ नॉट अलाउड। सेकेंड है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव और थर्ड है आपका मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ की डेफिनेशन में आएगा लेटेस्ट बेसिक सैलरी, मतलब जबकि लेटेस्ट सैलरी रही है वो प्लस आपको डीए लेना है, और इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों लेना है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ। और एवरेज सैलरी में आपको बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का क्या लेना है, एवरेज लेना है। और राउंड ऑफ अलाउड 6 महीने से ऊपर होगा तो राउंड ऑफ करना है, और अगर 6 महीने से नीचे होगा तो राउंड ऑफ जो है वो नॉट अलाउड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा, पेंशन। ठीक है, पेंशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, दूसरी होती है आपकी कम्यूटेड पेंशन। जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो क्या है, आपकी मंथली पेंशन, तो इसका नाम क्या है, मंथली पेंशन, जो कि अनकम्यूटेड है। ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन, और कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन, लमसम पेंशन। अब ये जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल। और ये जो होती है लमसम पेंशन, उसमें आपको चेक करना है, तो चेक करना है तो आपको देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपको देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेटा तो आपको भी पता है कि ये क्या है, आपका फुल्ली एग्जाम्ड। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको चेक करना है कि उनको जो है वो बेनिफिट ग्रेचुटी का भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब अगर उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हम उनको कम एग्जाम्पशन देंगे, ज्यादा बेनिफिट में कम एग्जाम्पशन जो है वो अपन देंगे। तो यहाँ पर आपका है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें अपन देखेंगे ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड। ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड, और सेकंड मैं बात करूंगी ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अगर ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड है तो उस केस में अपन बात करेंगे तो अपन बोलेंगे एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू
फुल पेंशन into 1/3। और यहाँ पर अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा फुल पेंशन into हाफ। into 1/2। ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके केस में ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड एंड ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। अगर ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव्ड है तो उस केस में क्या है, फुल पेंशन इनटू 1/3। और एग्जेम्पशन अगर आपको नॉट रिसीव है तो आपको ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी, फुल पेंशन इनटू 1/2। ठीक है। अब ये जो फुल पेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? ठीक है, ये जो फुल पेंशन लिखा हुआ है, ये फुल पेंशन, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है full pension is equals to commuted pension divided by percentage of pension commuted, percentage of pension commuted। ठीक है, percentage of pension commuted। अब ये हो गया, दिस इज व्हाट योर पेंशन। वापस से देख लेते हैं। पेंशन में दो टाइप का है, एक है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा है कम्यूटेड पेंशन। अब अनकम्यूटेड पेंशन में क्या लिखा हुआ है, मंथली पेंशन। मंथली पेंशन क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, आप अब इसको टैक्सेबल कर लीजिए, टैक्सेबल। ठीक है। और कम्यूटेड पेंशन में अपन कर लेंगे क्या, लमसम पेंशन। अब लमसम पेंशन में आपको देखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको चेक करना है ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ग्रेचुटी का भी बेनिफिट मिल रहा है तो एग्जामेशन अपन 1/3 देंगे फुल एग्जामेशन का। और अगर ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो अपन एग्जामेशन देंगे फुल पेंशन इनटू हाफ। दिस इज योर पेंशन टॉपिक इज। नेक्स्ट टॉपिक इज लीव ट्रेवल कंसेशन। तो आपको यहाँ पर लिखना है थर्ड टॉपिक, लीव ट्रेवल कंसेशन। Now the next topic we have is leave travel concession, leave encashment salary। तो यहाँ पे आप लोगे leave encashment, it means encashment of unutilized leaves। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है received at time of employment। तो उस केस में आपका आएगा फुल्ली टैक्सेबल। रिसीव्ड एट रिटायरमेंट, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे वापस से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट।
और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको देखना पड़ेगा। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आप देखोगे एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन में सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है आपका, लीव क्रेडिट, LEA, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months. Second, 10 months into average salary of last into average salary of last 10 months. Third, actual amount received. और maximum whichever is lower. ठीक है। अब क्या है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्शन, एग्जाम्शन सबसे पहले आपको देखना है। तो एग्जाम्शन में सबसे पहला आएगा लीव क्रेडिट। तो लीव क्रेडिट जो है आपको उसको स्टार मार्क करना पड़ेगा। और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, फिर 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 25 लाख व्हिचएवर इज लोअर। ये किसका है बेटा, आपका लीव एनकैशमेंट सैलरी का। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, लीव क्रेडिट। तो लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं, तो लीव क्रेडिट के लिए लिखना पड़ेगा लीव क्रेडिट। अब लीव क्रेडिट के लिए आपको देखना पड़ेगा लीव एंटाइटल्ड, लीव एंटाइटल्ड माइनस लीव अवेल्ड। ठीक है, लीव एंटाइटल्ड माइनस लीव अवेल्ड, मैक्सिमम 30 डेज इन ईयर, माइनस जितना आपने यूज किया हुआ है। तो लीव एंटाइटल्ड जो है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी कंपनी जो है वो 30 या 45 डेज, 1.5 महीने का लीव एंटाइटल करती है आपको एक साल में। बट यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना लोगे, आप 30 डेज ही ले सकते हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम 30 डेज माइनस लीव अवेल। अब ये जो आपका लीव क्रेडिट है, आंसर शुड ऑलवेज बी इन मंथ्स, आंसर शुड बी इन मंथ्स, कि आंसर जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इन मंथ्स होना चाहिए। तो ये जो है वो आपका लीव क्रेडिट है। और एवरेज सैलरी तो आपको पता है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ये जो है वो है। अब ये हो गया क्या, आपकी लीव सैलरी। नेक्स्ट आपका क्या है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिट्रेंचमेंट, री TRENC, री TRENCH, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, सबसे पहला आपका है कॉम्पेंसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।
compensation as per Industrial Dispute Act। तो कॉम्पनसेशन है कितना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ completed ईयर ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ completed ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अब 15/26 एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इज इक्वल टू बेसिक प्लस डी इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। बेसिक प्लस डी इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, राउंड ऑफ अलाउड। ये जो है वो आपका क्या होगा, राउंड ऑफ अलाउड। बट आपको ये किसका निकालना है, एवरेज निकालना है, कितने का, 3 महीने का। ठीक है, तो ये कॉम्पनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सेकेंड आपका है मैक्सिमम 5 लाख। और थर्ड आपका है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। विच एवर इज लोअर, यहाँ पर आप लिख दोगे विच एवर इज लोअर। दिस इज व्हाट योर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का एग्जेम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, लीव इन कैशमेंट सैलरी में भी हो गया विच एवर इज लोअर, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो यही उसका क्या है, एग्जेम्पशन है। कॉम्पनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ अलाउड लिखा है, मतलब 6 महीने से ऊपर जो है वो अलाउ होगा। यहाँ पर लिख लो मोर देन 6 मंथ्स वाला राउंड ऑफ जो है वो अलाउड रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट नंबर 5, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, SCHE। ठीक है, अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो इसमें कितनी एग्जामेशन मिलती है ना, if it is received up to the limit, it has to be received up to the limit। if received up to this limit, लिमिट क्या है, तो लिमिट है आपका सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ यस नो, यस नो। अगर वो यस उसके लिमिट के अंदर रिसीव होता है देन एग्जेम्पशन अवेलेबल, देन एग्जेम्पशन
अवेलेबल, एग्जाम्शन अवेलेबल, ठीक है। अब एग्जाम्शन अवेलेबल जो है वो क्या है, तो एग्जाम्शन अवेलेबल है, इसमें फर्स्ट लेंगे आपका सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ completed year of salary per month into number of remaining salary per month into number of remaining month of service, salary per month into number of remaining month of service, number of उसके बाद थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और फोर्थ मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, अगर ये इस लिमिट के अंदर आपको रिसीव हुई है तो आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा विच एवर इज लोअर, ठीक है, आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर ये विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन है, बट आपको इस लिमिट के अंदर रिसीव होगा तो एग्जेम्पशन है, अगर लिमिट के बाहर रिसीव होता है तो वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो दिस इज ऑल व्हाट योर रिटायरमेंट बेनिफिट आर। तो टोटल आपने 5 रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो पढ़ लिए। सबसे पहला जो है वो क्या है, ग्रेच्युटी, दूसरा है आपका पेंशन, तीसरा है आपका लीव इनकैशमेंट सैलरी, चौथा है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कॉम्पेंस रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव डन हियर एंड अभी आपको क्या करना है, इस सेशन में यही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को पढ़ो आप, और क्या बोलते हैं, याद करो, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द लेक्चर एंड इफ देयर इज एनी फीडबैक यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।